घूमने हो जाएगा मैनेज, ठीक है। सो क्लास आज मैंने आप लोगों से सभी से एनसीईआरटी मंगाई थी, ठीक है। अब एनसीईआरटी जो बच्चे ले आए हैं उसको थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे हम लोग, और जो नहीं मिला पाए हैं कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट काम ये कीजिए, आपके पास अगर कॉपी है तो कॉपी, वरना A4 पेजेस भी मैंने मंगाए थे, जो वाइट कलर का लीगल पेज आता है, आप उस पेज को इस डायमेंशन में कर लीजिए, इस तरीके से टर्न ऐसे। सपोज करिए ये पूरा, हाँ सपोज करिए पूरा जो है आपका A4 पन्ना है, एक तो खड़ा हुआ A4 पन्ना होता है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। अब उस पन्ने की एक तरफ ऐसा लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कोई एक बच्चा कर लो ताकि मैं सबको दिखा देता हूँ। आप कर लीजिए, बता रहा हूँ तो आप इस पेज को ऐसे करें, ठीक है। इसके इस साइड में आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, 70% के बीच में आ जाए, 30% पे लाइन ड्रॉ करें। हाँ, और जिसके पास रजिस्टर है, एक और पन्ना नहीं है, अपना रजिस्टर को ऐसे कर लो, कॉपी खुलेगी पत्रा की तरह, पत्रा होता है ना, कर लो। अभी पेंसिल से धीरे धीरे लाइन ड्रॉ कर लो, अगर स्केल भी नहीं है तो धीरे धीरे कर लो, घर जाके उसको कर लेना, उसको बताने का ऑब्जेक्टिव है। और जो लोग ज़्यादा पीछे हो गए, अगर आगे डेस्क खाली है तो आप आगे आ सकते हैं। आज माइक का बैरियर नहीं है तो चिंता ना करिए, आगे पीछे सब जगह बिल्कुल जो ट्रेन की तरह सेंटिंग करता रहूँगा मैं। ठीक है, अब जब तक आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तब तक आप मुझे एक बात का बस सिंपल सा जवाब दे दो कि कक्षा 6 का आपने देखा होगा 4 इकाइयाँ और 9 इसमें पार्ट है। अगर आप सभी लोग इसका इंडेक्स देखोगे, जो सूची है उसको देखोगे, तो उसमें ये आपको दिखेगा कि इसमें सभी पार्ट हैं वो दिए हुए हैं, 9 पार्ट हैं। और आपने देखा होगा यूनिट 4 है, यानी कि इकाई 4 है सभी के पास यही वाली बुक? कोई अर्थशास्त्री तो नहीं लेके बैठा है यहाँ पे? इसी के में बाबर तो नहीं लिखा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं विविधता, है सभी की बुक में? अगर आपको किसी को दिक्कत है ना, आप फोन में देख सकते हैं, फिलहाल मेरा कहने का अर्थ ये है, आप ये बताइए, बस इस पर विचार कीजिए, बहुत छोटी सी बात है, किसी से भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता हूँ मैं। विविधता को कक्षा 6 की पुस्तक में पहला पार्ट क्यों बनाया होगा, बस इस पर विचार करिए। फिर से मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि आपके चैप्टर यानी कि पार्ट का नाम है विविधता, डाइवर्सिटी। बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि क्लास 6 की बुक के अंदर उसको पहला चैप्टर क्यों बनाया? भाई पहला चैप्टर तो कुछ भी बना सकते थे, लिख सकते थे पॉलिटी और उसकी परिभाषा, कोशिश करो बताओ। और ये डिवाइड करेगा रूल, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो ज़्यादा आंसर देगा मैं उसका ब्लैक बोर्ड पर मार्किंग भी करता रहूँगा कि ग्रुप ए विनर हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ठीक है। हमारी लोकल एजुकेशन होती है, फिक्स करके हमारे आसपास के स्कूलों में होती है। बहुत बढ़िया। क्लास में ना बड़ी क्लास में जाते हैं जहाँ पर हमारा दायरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं बड़े लोग जो देश हैं जो हमसे अलग होते हैं, ठीक है, हमें समझना होता है कि विविधता की सिर्फ दुनिया में हम नहीं है, हम जैसे लोग और भी और हमसे अलग हैं, और वो भी क्यों हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ग्रुप बी में से कोई बताओ कि क्लास 6 में कक्षा 6 में इस पार्ट को क्यों डाला होगा, और अटेम्प्ट करो, चाहे बिल्कुल गलत बताओ कि सर उन्हें हेडिंग अच्छी लगी होगी, लेकिन अटेम्प्ट करो। चलो विविधता, वेरी गुड अटेम्प्ट किया। आप बताइए। ठीक है, और नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, इन्होंने कहा विभिन्न चीज़ों के बारे में जानता है, कक्षा 5 तक उसको वातावरण की समझ होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा जाता है। और अब ग्रुप सी की बारी, थोड़ा सा तेज पॉइंट अच्छा होता है, थोड़ा सा तेज सुनाई दे। क्लैप करो इनके लिए, बहुत बढ़िया। हालांकि तीनों ग्रुप कॉमन रहे, आंसर सबसे अच्छा सीखा है। जब कक्षा 5 तक बच्चा होता है तो वो गांव में ज़्यादातर पहिया चलाता है, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद गांव का एक्सपीरियंस रहा है। तो जो मैं अपने गांव में जाता हूँ तो बच्चों से देखता हूँ, तो उस उम्र तक के, अब तो काफ़ी रिवोल्यूशन आ गया है, मैं बात 2009-10 की बता रहा हूँ, उसको टेंडर एज बोलते हैं। टेंडर एज का मतलब ये होता है कि बच्चे की समझ के अनुसार एनसीईआरटी सिलेबस बनाती है। अब कक्षा 6 में डालने का मतलब ये है कि उनका मानना है कि बच्चा थोड़ा परिपक्व हो गया है,
थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, अब उसकी समझ में आने लगेगा कि चीज़ें कहाँ पर हैं। अब दूसरी चीज़ आप देखें, कक्षा 5वें के बाद जब बच्चा जो है वो अपना प्राथमिक विद्यालय छोड़ देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है ग्रामीण क्षेत्रों में वो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक होती है। कई बच्चे कक्षा 6 में पढ़ने के लिए शहर चले जाते हैं, कई दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं। ऐसे में जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं तो कोई उनसे कहता है अबे काले, अबे मोटे, पतले, मतलब सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, यहाँ किसी को ह्यूमिलेट करने का अर्थ नहीं है, लेकिन ये हमारे समाज का एक दूसरा चरित्र है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग कहीं दूसरी जगह जाके बैठते हैं, आप लोग खुद इमेजिन करो कि आप लोगों को इंग्लैंड में स्कॉलरशिप मिल गई, पढ़ाई करने का मौका मिल गया, चले गए इंग्लैंड, हाउ दे विल ट्रीट यू। बहुत कम चांस है कि सभी वहाँ ब्रिटिशर्स के बीच में वो आपको कोई टोंट ना मारे, लो इंडिया से पढ़ने आ गए, किस पे आए हो, स्कॉलरशिप पे आए होगे क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो है नहीं पढ़ने के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब वातावरण बदलता है तो कोई भी बच्चा दूसरे लोगों से जाके मिलता है, और जब हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं तब उसी को बोलते हैं विविधता। विविधता। अब इस चीज़ को, ये थी बेसिक अप्रोच सब्जेक्ट की, अब थोड़ा सा एडवांस अप्रोच किया जाए। अब ऐसे आप ये सोचो कि हमारे जब देश का संविधान बनता होगा तो उस समय हमारे ऊपर करीब करीब कुछ नहीं तो 200 साल तो अंग्रेजों का राज रहा। भाई सबसे पहले अगर हम आप एक प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में पूरा शासन हिंदुओं का रहा, उसके बाद मध्यकालीन में मुसलमानों का रहा जिसको हम मुगल्स बोलते हैं, और उसके बाद में जो आधुनिक भारत है उसमें हमारे ऊपर किसने राज करा, ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने करा। ये बात क्लियर है। तो यहीं से आप विविधता को पकड़ सकते हो कि हिंदू भी आ रहे हैं, मुगल भी आ रहे हैं, अंग्रेज भी आ रहे हैं, और दुनिया भर के और लोग भी हमारे भारत में आके टकरा जा रहे हैं। तो जब देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग लोगों ने अपनी भूमिका निभाई तो हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का दिमाग में हमेशा से था कि भारत के अंदर रंग भेद का फ़ायदा जो है या नस्ल भेद का फ़ायदा जो है वो हर व्यक्ति उठाने की कोशिश करता है। आज भी अगर आप पॉलिटिकल ग्राउंड को देख लो तो ज़्यादातर हमारे जो नेता लोग होते हैं वो अपने स्पीच में क्या कहते हैं कि हम मुस्लिम है, ये है, वो है, माइनॉरिटी, मतलब किसी एक वर्ग को टारगेट करते हैं। आज भी ये बात जब हमारा संविधान बन रहा था तो निर्माताओं के दिमाग में भी आई होगी, वो तो और ज़्यादा ऊंची अप्रोच की थी। तो इसलिए उन्होंने डाइवर्सिटी को हमारे संविधान के अनुच्छेदों में कोड कर दिया। कोड का मतलब ये डाल दिया। अब जैसा कि अभी हम क्लास 6 की अप्रोच से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो लिखवाता चलूँगा, और आज ये भी बताऊँगा कि प्री का क्वेश्चन कितना आसान होता है करना अगर आपको थोड़ी सी भी कंसेप्ट की समझो, और मेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुई कि क्लास 6 के अंदर ही चैप्टर क्यों डाला जाता है। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। ये आप सभी को पता है कि इतिहास के अंदर उत्तर वैदिक काल के अंदर जातियों का निर्माण हुआ, तो शायद से बता दिए थे। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो है प्राचीन इतिहास में एक दौर आता है जिसको बोलते हैं वैदिक कालखंड। उस वैदिक कालखंड के अंदर एक तो होता है कि प्राथमिक यानी कि प्री होता है, प्रारंभिक होता है, एक उत्तर होता है। प्रारंभिक जो वैदिक काल है उसमें लोग अपने कार्य के हिसाब से जाने जाते हैं। अगर कोई युद्ध कर रहा है वो क्षत्रिय था, जरूरी नहीं वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ फिक्स होती चली गई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर, हाँ आ जाओ, तभी तो हमने ऐसे किया था। उत्तर वैदिक काल में जो है ये चीज़ फिक्स होती चली गई। वहाँ पे ये निर्धारित हो गया कि अगर पंडित का बेटा है तो पंडित ही बनेगा, चाहे वो पंडिताई के काम करे, चाहे वो साहब रोज पे बैठ जाए गीत माने। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जाति विशेष को बांध दिया गया और लोगों के कर्म विशेष को खत्म कर दिया गया। इसीलिए हमें विविधता पढ़ने की ज़रूरत है कि जब कहीं पे क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है तो हमें उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इतिहास निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने इतिहास को तो जरूर पढ़ा होगा, तभी तो इस लेवल तक आप पाए। थोड़ा बहुत विविधता के बारे में समझ में आया कि विविधता होती क्या है और बच्चे के लिए कैसे विविधता क्लास 6 से इंट्रोड्यूस कराई जाती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि एक देश है उसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। पता है सभी को? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बोलेंगे ना इसको। साउथ अफ्रीका में हमसे भी ज़्यादा खराब कंडीशन थी और भारतीय संविधान निर्माताओं को ये बात पता थी। वहाँ पर होता था मानव का खरीद और फरोख्त, यानी कि मानवों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। वहाँ पर बोलते थे ब्लैक सर्वेंट। ब्लैक सर्वेंट का मतलब ये होता था कि हमारे काले नौकर, और जो भी रंग का काला होता था, जो भी होता था वो उसको मानते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए बने, हमारे नौकर बने। तो वो लोग ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में जाते थे, लोगों को वहाँ से अगवा करते थे, अपनी कॉलोनीज़ बनाते थे, और वहाँ के लोगों को जैसे आज हम लोग देखते हैं कि पशुओं को आप बांध के रखते हैं, गाय भैंस कुत्ते को, इस तरीके से बांध कर रखते थे और उनका खाना पीना भी फिक्स करके रखते थे। अब ये चीज़ की समस्या जो है हमारे भारत में भी देखी थी। ऐसे देखी कि जब अंग्रेज आएंगे तो अपनी हरकतों से बाज तो आएंगे नहीं। उन्होंने जब भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, कॉलोनी का मतलब होता है जब कोई वहाँ पर आकर शासन करता है,
तो उन्होंने ये अमानवीय घटनाएं जो है वो हमारे भारत के लोगों के साथ भी करना शुरू कर दी। अब जब संविधान की मांग तेज हुई तो ये मुद्दा उठाया गया कि बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने हमारे अंदर जो भारतीयों के अंदर भेद करा है वो नस्ल और रंग को लेकर करा है, और इसलिए संविधान निर्माता जो थे उन्होंने भारत के संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक दायित्व जिसको हम बोलते हैं क्या, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर ये बात डाल दिया कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी से भी, यहाँ तक कि सरकार, ना तो नौकरी में ना शिक्षा में उसके रंग भेद आकार पे कभी भी अंतर नहीं करेगी। तो आप ये चीज़ समझो कि हमारे पॉलिटी की या हमारे संविधान की हर वो चीज़ कहीं ना कहीं पीछे कोई जो इतिहास में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसा एक्ट हुआ है, उससे कनेक्टेड है। इसी के बेसिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान की समझ होनी चाहिए, ना कि उसको रटना आना चाहिए। भाई रटने में तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे होंगे, आप ऐसे कुंडली का एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वो देखते होंगे अनुच्छेद 14, 15, 16, वही मैंने बताया कि धारा प्रभाव होगी, उनको सब याद हो गया होगा, परंतु वो धारा प्रभाव उस ग्रुप डी के काम में आएगा, यूपीएससी में आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर मैंने आपसे डाइवर्सिटी यानी कि अब बताता हूँ आपको उस पन्ने का क्या करना है। जो बड़ा वाला पोर्शन है यहाँ पर आप लोग एक हेडिंग डालिए, अंग्रेजी वाले डाइवर्सिटी लिख लो, हिंदी वाले लिख लो विविधता, अंग्रेजी वाले डाइवर्सिटी लिख लो और हिंदी वाले विविधता। ठीक है, जो बड़े साइज वाला पेज है, ठीक है, विविधता लिखा, सभी ने हेडिंग डाल दिया विविधता, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप अपनी एनसीईआरटी में चाहूँगा 1 मिनट के लिए ओपन कर लो और जो आपके में पहला चैप्टर दिया हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करो और बताता हूँ क्या चीज़ काम की है। और उससे पहले सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप लोग पॉलिटी पढ़ें तो हमेशा याद रखें जो प्रस्तावना है कि हम भारत के देशवासी इस तारीख में अधिग्रहण और जो भी करके लिखा हुआ है उसको कंठस्थ कर लो, क्योंकि कभी भी आपसे कोई पूछेगा प्रस्तावना क्या होती है तो संविधान का वही फेस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपने आप बुक्स ओपन कर लो, थोड़ा सा आपको बुक से बता दूँ कि कैसे क्या चीज़ अप्रोच पढ़नी। कोई एक हिंदी वाली बुक से बता देता हूँ। और देखिए जो मैंने PDF डाली है अभी मैंने उसमें कटिंग की है, आज मैं दोबारा से आपके लिए PDF उस पर अपलोड कर दूँगा, जिसके अंदर मैं मोबाइल में जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उससे कट मार दूँगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें इस बुक के कौन कौन से पेजेस पढ़ने हैं। फिर आप घर पे अपनी बुक में पेंसिल से कटिंग लगा लें, ये ईजी रहेगा। बताइए या यहाँ करके दिखाऊँगी या आपके लिए सभी बच्चों के लिए PDF में कटिंग करके कि कितना हिस्सा काम का नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों किताब में अपलोड कर दूँ। आप लोग बस उससे देख करके अपनी बुक में कटिंग करेंगे, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। सब तो नहीं, अब देखो पहला आपका ये चैप्टर होगा, इंग्लिश वालों के लिए मैं लिखा होगा डाइवर्सिटी और हिंदी वालों में होगा विविधता की समझ। अब देखो 1 से लेकर 5वें तक का जो बच्चा होता है वो जो पढ़ के आया उसके लिए तो ये चीज़ें इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं कि बच्चे ने क्या कहा, कि इसने टाइटल से क्या कहा, कि इसने सहेलियों से क्या कहा, उस वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप इसके अंदर जो मेन पोर्शन है जहाँ पे आना है, मैं आपको पृष्ठ संख्या बता दे रहा हूँ, इस पर आ जाइए 7, पृष्ठ संख्या 7 क्या है। और पृष्ठ संख्या 7 पे आप देखिए लिखा हुआ है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, लिखा हुआ है सभी की बुक्स में। तो यह किताब लेके नहीं बैठा है, ये मैंने आपकी बुक में लगा दी। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी थोड़ी स्टोरी है, जैसे समीर 1 और समीर 2, यहाँ पे 2 समीर की बात हो रही है, एक समीर 1 एक समीर 2 है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रश्न जो है ये प्रश्न आपके इंटरव्यू और मेंस इन दोनों तरीकों से पूछा जाता है। देखिए इंटरव्यू के अंदर कभी भी वो कोई चीज़ बहुत टेक्निकल नहीं पूछते, आसान पूछते हैं, लेकिन आप इन किताबों से पढ़ के उसका अच्छा आंसर दे सकते हैं। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन पे डबल टिक करें, ये क्वेश्चन आपके लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू में गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। अब उसके बाद आ जाइए जस्ट अगले पेज पे, देखिए उसमें लिखा है भारत में विविधता। अभी जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है परेशान ना हो, बस 2-4 मिनट इस एक्टिविटी को देखते रहे, बाकी ये सब मैं उसमें हाईलाइट करके डाल दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका बुक ना होने की वजह से कोई लॉस नहीं होगा। भारत में विविधता, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे और इसको भी टिक कर लीजिए, हम विविधता को कैसे समझें। यह आपका प्रश्न संख्या 9, 7, 8, 9 पेज नंबर की हिंदी वाली किताब में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अब जितना भी ये कंसेप्ट यहाँ पे टिक हुआ है ये तो आप अपने घर पे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं एक्चुअली डाइवर्सिटी को संविधान के लेवल से कैसे पढ़ना है, और उसके बाद आज आप यहीं पे कम से कम 200 वर्डों का मेन सा आंसर लिख के जाएंगे, पूरी आंसर कैसे टिक होता है समझ के जाएंगे। इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना।
अगर समझ लिया तो आंसर लिख पाओगे, और नहीं समझ पाए तो बैठे बैठे यही याद करोगे कि घर पे भाई क्या कर रहा होगा, मम्मी क्या कर रही होगी, पापा क्या कर रहे हैं, या जो जॉब वाले वो जॉब याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो हमारे संविधान के अंदर विविधता को, डाइवर्सिटी को इन्होंने मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये विचार आना चाहिए कि सर मौलिक अधिकार क्या होते हैं। संविधान से छेड़छाड़ करना कोई आम बात नहीं है, जो भी सरकार आती है सोचती है कि संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, लेकिन मौलिक अधिकार संविधान की वो एक फिक्स क्राइटेरिया है जिसको स्थिर बनाया गया है ज़्यादातर, ताकि कोई भी सरकार आ जाए या कल को कोई भी संविधान में बदलाव हो जाए परंतु वो किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार नहीं छीन पाए। ऐसा ही एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? और अनुच्छेद जो 14 का अधिकार है वही डाइवर्सिटी की एक नींव बताता है। ये जो अनुच्छेद 14 ये बताता है कि भारत के अंदर समानता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसका आपसे कोई अनुच्छेद 14 का इतिहास पूछे तो आप बता सकते हो ना कि सर साउथ अफ्रीका में ऐसा ऐसा हुआ था, वैदिक काल में जातियाँ फिक्स हो गई और भारत के अंदर विभिन्न लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। इस वजह से अनुच्छेद 14 को महत्वपूर्ण मान के संविधान के अंदर रखा गया। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के बीच में जो चीज़ हमें कनेक्ट करती है, आप दूसरे प्रांत से आते हैं, बाई चांस से बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने जन गण मन सुना? जन गण मन में लाइन आती है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, क्या है? कौन बताए? ये एग्जैक्टली, वेरी गुड। अगर आप देखोगे तो देखो पंजाब यहाँ कहीं, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल, इनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये बात दिखाई है कि आप किसी भी प्रांत से हो, आप कहीं से भी हो, लेकिन हमारा राष्ट्रीय गान भी आपका सम्मान करता है। तो संविधान पर छोड़ देता है। अब आ जाइए संविधान पे आ जाते हैं, अनुच्छेद 14 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 के अंदर समानता और समता दो चीज़ों की बात की गई। पहले है इक्वलिटी, इसको भी सर्वे मुद्दे पहले बताया था। एक है इक्वलिटी और दूसरा है इक्विटी। इक्वलिटी का मतलब समानता होता है और दूसरी चीज़ इक्विटी का मतलब होता है समता। ठीक है, अब आप समानता को समझिए कि समानता कैसे होती है। समानता का मतलब होता है आपसे, इनसे या और भी बच्चों से सबसे जब मेरा व्यवहार सामान्य रहेगा तो उसको कहते हैं समानता। और भारत के अंदर इक्वलिटी सभी को दी जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी विचार आएगा, लेकिन सर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, कुछ ऐसे वर्ग में आरक्षण दिया जाता है, उनमें क्यों समानता नहीं आएगी? तो उसका आंसर दिया जाता है समता से, इक्विटी से। किससे? जोर से बोलो। जय माता दी। तो इक्विटी से दिया जाता है, समता से। समता का अर्थ देखो क्या होता है, ये समझ लो कि आज आपको रिजर्वेशन की पॉलिसी समझ में आ जाएगी, फिर हम वापस विविधता पे आएंगे। रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस बच्चे को एक दीवार है सपोज 10 फीट और उसको कूदना है, एक व्यक्ति है 6 फुट का, उसको कितने फीट की सीढ़ी चाहिए? सिर्फ 4 फीट का स्टूल रखेगा उतर जाएगा। एक व्यक्ति है 3 फीट का, उसको कितने फीट की सीढ़ी चाहिए? 7 फीट की। तो हमारे भारत के संविधान में इसी को समानता यानी कि समता बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। हमारे यहाँ समानता यानी कि इक्विटी और इक्विटी को क्यों एक साथ रखा गया है? क्योंकि कुछ वर्ग जो हमारे भारत में विभिन्न शेरशाह सूरी और दुनिया भर के तमाशे आए थे, इन लोगों ने पर्टिकुलर लोगों को बहुत पीछे कर दिया और रहा बचा हमारे प्राचीन काल से वो लोग वैसे वैदिक काल से पीछे चली गए। तो उस चीज़ को समता करने के लिए, समतल, जब कोई भूमि खाली हो जाती है तो उसको समतल करते हैं ना, इस वजह से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 की जगह दी गई। इसलिए हो गई। इसका इतिहास समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं। अब 2 अनुच्छेद हैं, उसको रट लो या ना रटो, एक ही बात है। पहला है 51 और दूसरा है 253। अच्छा ये बताओ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो और देशों ने भारत के संविधान में रुचि नहीं ली होगी? और देशों से आज हमारा व्यापार भी है, लेन देन भी है, और देशों से हमारे बच्चे पढ़ने भी आते हैं, और देशों में हमारे बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। इसको इंटरनेशनल ब्रदरहुड बोलते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ब्रदरहुड, अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व या फिर भाईचारा। हमारे अनुच्छेद में ना कि सिर्फ भारत के अंदर समान लोगों से व्यवहार करने की बात की गई है, जबकि ये भी बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी कानून का जो भारत के हित के लिए होगा उसका भी सम्मान है, और हम भारत के अंदर कोई भी शिक्षा ग्रहण करने आता है या कोई निवासी बनने आता है तो उसका भी स्वागत है। अनुच्छेद 14 भारत के लोगों के लिए और बाहर वालों के लिए 51 और 253। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 51 में एक संशोधन भी है जिसको ए बोलते हैं और हिंदी वाले का बोलते हैं,
इसके अंदर एक पॉइंट आता है रा, और इंग्लिश वालों के लिए आर्टिकल 51 कैपिटल ए छोटा ई, और हिंदी मीडियम वाले अनुच्छेद 51 का, और इसको रा बोलते हैं। ये भी इसी चीज़ की बात करता है कि कोई भी राज्य के अंदर सरकार बनेगी वो अपनी प्रत्येक पॉलिसी में बंधुत्व और भाईचारे की बात करेगी। देखो क्लास 6 की एक किताब से आप सोच सकते हो कि हमारे संविधान की कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और यही एनसीईआरटी की खूबसूरती है कि अगर आपको एनसीईआरटी से कनेक्ट करना संविधान को आ गया तो आप कोई एक अनुच्छेद खोलेंगे और क्लास 6, 7, 8 या 11 की कोई बुक का एक चैप्टर खोलेंगे और आप दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके समझ जाएंगे। उससे अच्छे कोई नोट्स आपके पास होंगे ही नहीं। कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये क्लास 6 का चैप्टर है विविधता, डाइवर्सिटी, लेकिन वो कहाँ कहाँ पे जाके संविधान के अंदर चीज़ों को छू रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? अब देखिए प्री में क्या होता है, क्वेश्चन समझिए। यूपीएससी का प्री जो है वो कितना बुद्धिमान है, वो एक प्रश्न लाता है अपने बच्चों के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। ये किताब किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है ये। वो आपके लिए हेडिंग लिखेगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यह बात संविधान में किस प्रकार न्यायोचित ढंग से बताई गई है। क्या यह बात अनुच्छेद 14 में कही गई है? क्या ये बात 51 में कही गई है? क्या ये बात 253 में कही गई है? क्या ये बात इनमें से किसी में नहीं कही गई है? सब में कही गई है? किसी एक में कही गई है? या सिर्फ 3 में कही गई है? अब जिसको भी इसके पीछे का बेसिक पता है कि विविधता जो है वो इन तीनों की बात करता है, वो ऑप्शन क्या लगाएगा कि 14 में भी कही गई है, 51 में भी कही गई है, 253 में भी कही गई है। और बता हम क्या समझेंगे? अब आप ही की तरह जो बच्चा कनेक्ट करके समझ पा रहा है वो तो समझ पा रहा है, नया बच्चा क्या समझेगा? अरे सर कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन स्टार्टिंग को पूछो, एक पूछो बीच को, एक पूछो स्टार्टिंग का, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों समझ मिलता है। तो कहने का मतलब है बच्चा क्या समझेगा? अरे एक तो सर स्टार्टिंग का पूछ लिया, एक बीच का पूछ लिया, एक वो 253 ले गए। इसका मतलब ये है कि संविधान में जितने अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 395 सारे पढ़ लो, पता नहीं वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर दिए, लेकिन हर चीज़ आपस में इंटरलिंक है। तो एक विविधता चैप्टर से आपके यूपीएससी प्री का एक क्वेश्चन तो कम से कम पक्का होगा। अब इसमें कोई डाउट है या प्री का क्वेश्चन कैसे बना, तो आप बताओ, यहाँ तक चीज़ समझ में ना आए। हाँ पूछो, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लो यार, मैं समझ में आया। 253 का जो आपने पूछा है कि 253 या 253 क्या, उसको मैं बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो ये कहता है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकार देने चाहिए, और वो कहता है कि ये अधिकार संपूर्ण भारत छोड़ो पूरी दुनिया में लागू करो। ये अधिकार अच्छा देना चाहिए, औरतों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें अधिकार देना चाहिए, ये बात हम मानते हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई थी कि हमारे ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सोवरेन, संप्रभुता, कि किसी भी देश की संप्रभुता हमारे ऊपर लागू नहीं होती। राम सिंह है, राम सिंह है, चले। तो अब आप ये बताइए, जब हमारा देश आज़ाद हो तो हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हम किसी देश की संप्रभुता लेंगे नहीं, वहाँ का कोई नियम तो लेंगे नहीं। हम क्यों लें? हमारा भारत तो आज़ाद है, हमें नहीं तुम्हारा नियम पसंद आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, कई बातें जो वो हमसे लेते हैं, ऐसे ही हमारे पास भी कुछ अधिकार हैं जो उनसे हम लेते हैं और हमें पसंद आते हैं। तो 253 जो है वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हमारे लिए कानून या विधि बनती है, उसको हम भारत में ला सकते हैं। इसके लिए इसमें बंधुत्व और भाईचारे की बात है। और दूसरी बात, आप एक और बात समझिए कि हमने इसको मौलिक अधिकार में क्यों नहीं रखा है। ये तो सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। मौलिक अधिकार 14 से लेकर 35 तक होते हैं। और मैंने एक बात स्टार्टिंग में आपसे अभी कही कि संविधान के अंदर पूरा बदल दो, जला दो, तोड़ दो, काट दो, लेकिन 14 से 35 जो है वो मूल ढांचे की बात करता है, और मूल ढांचा आप संविधान का खराब नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसको कौन सा आर्टिकल में डाला है? 253 में। ये मानना हमारी मजबूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं अपने दुनिया के सारे मच्छर मार दो, इंडिया तुम्हारे पास बहुत मच्छर है, हम नहीं मानते तुम्हारी बात। तुम 253 में आते हो, अनुच्छेद 14 में नहीं आते हो। बात आई समझ में? इसीलिए इसको 253 में डाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो संधि बनती हैं उनसे भी हम जुड़े हुए होते हैं। भाई सपोज दैट हम कार ले रहे हैं अगर चाइना या जापान से, तो हम अपने यहाँ से भी तो कुछ बना के उनको बेच रहे हैं। तो हमारा भाईचारा, बंधुत्व बना रहे, इसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद भी 253 डाला हुआ है। ये चीज़ समझ में आ गई? चलो भाई फिर बिल्कुल आती है। देखिए प्रस्तावना मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आती है, हालांकि प्रस्तावना संविधान बनने के बाद जुड़ी हुई है।
लेकिन प्रस्तावना के अंदर कोई भी संशोधन हम करना चाहें कर सकते हैं, परंतु अगर आप मूल ढांचे को ऊपर नीचे करोगे तो वो संविधान में संशोधन मान्य नहीं है। लेकिन प्रियम्बल मूल ढांचे के अंदर नहीं आता है, इसकी रूलिंग है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो है उनको बिल्कुल, जैसे आपका कहने का मतलब है 15, 16, 19, 30 82 मानिए और बिल्कुल आपकी बात से मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि जो भी हमारे भारतीय केशव नंदा भारती का नाम जो है केरला राज्य का चीज था, उसके बाद उन्होंने उसमें ये बात कह दी थी कि भारतीय संविधान के ढांचे के अंदर जो भी मूलभूत यानी कि जो भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की, वो समय समय में हमें आज भी बताते रहते हैं कि हमारी क्या चीज़ मौलिक अधिकार है कि नहीं है, या कौन सी चीज़ हमारी फंडामेंटल है या नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात कही है कि कुछ भी हो जाए हम फंडामेंटल राइट किसी सिटीजन से छीन नहीं सकते। हाँ, क्या कर सकते हैं? कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये उसको जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विचार और कोर्ट में आप ले जा सकते हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है कि वो उसको प्रीट करता है या नहीं करता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता। कोई मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो आपके लिए कंपल्सरी नहीं बना रहा है कि आप आर्मी की ड्यूटी लो, आप आर्मी की ट्रेनिंग लो, वो आपको एक चॉइस दे रहा है, आप फॉर्म मत फिल करो। तो ये चीज़ समझ में आई यहाँ पे। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए जो बड़ा वाला क्वेश्चन है कि विविधता से आप क्या समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर भी आपको अभी लिखना है। विविधता से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश वाले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी। विविधता से आप क्या समझते हैं। विविधता लिख लिया सभी ने? लिख लिया। नेक्स्ट पेज पे लिखा है, अभी वही पेज रनिंग में आपका, मतलब अगले पे लिखा है तो भी उसमें स्टेशन। अब अभी तक विविधता के बारे में जितना भी आपको समझ में आया, मैं टाइमर लगा करके आपको 4 मिनट दे रहा हूँ, आप लिखो जो भी अपने शब्दों में आपको समझ में आया, और मैं फिर क्रिटिकली यहाँ पे किसी को भी खड़े करके पढ़वाऊँगा तो समझ में आएगा थोड़ा आप लोग क्या लिखना चाहते हो, क्या लिख पाते हो, ठीक है। अभी टाइम हुआ है 11:30 का टाइम हुआ है, मैं 11:35 पे आप लोगों से पूछना शुरू कर दूँगा, ठीक है। क्या चीज़ विविधता पे जो भी आपको समझ में आता हो कि विविधता यानी कि डाइवर्सिटी क्या है। हाँ, अभी नहीं समझ में आया नहीं लिख सकते, लेकिन ये लिखने में कुछ तो हाँ आप उसको बैच लगा के छोड़ो कि नहीं आया समझ में। अरे हेजिटेट मत हुआ करो भाई, खड़े पूछत करो। देखो लिखो, विविधता से आप क्या समझते हैं।
नहीं कोई बर्ड लिमिट नहीं, जितना 5 मिनट में आप लिख पाएँ, जितने आपकी कैपेसिटी है, ज़्यादा कम जैसा आप लिख पाएँ। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। ठीक है, टाइम हो गया, स्टॉप। अब रुक जाए, ठीक है। आप पहले ये बताइए कि किसको लगता है कॉन्फिडेंट है कि मैंने आंसर ठीक है, ठीक है। आप लोगों को बताइए और बाकी लोग सुनिए, ठीक है। बोलिए बोलिए। काफ़ी मेरे बताने से अच्छा और अगर किसी ने बताइए। अब वो बच्चे बताइए जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं लिखा है कोई भी आंसर, मतलब जिनको आया ही थॉट ही नहीं है, क्योंकि वर्कआउट मुझे उनसे ज़्यादा करना है, बाकी बच्चे तो नहीं। इसको कोई ईमानदारी से आंसर करने की कोई बड़ी बात नहीं। एक आपने और इधर एक आपके दोस्त ने लिखा है, आपने लिखा है लिखा है तो बताइए कोई सिंपल नहीं लिखा, आवाज़ ही नहीं आ रही, कुछ नहीं लिखा और कुछ इसमें नहीं लिखा। 1 2 3 और एक बार हाथ तो खड़ा करो, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में किसने इसको देख ले खड़ा तो करो भैया हाथ। एक और एक पीछे में 2 3 और कोई 4 और कोई बचा, बाकी सबका आंसर हो गया। चलो इधर से आप आंसर एक बार पढ़ के दो, क्या लिखा आपने। विविधता का अर्थ हमारी विभिन्नताओं से होता है कि हम समाज में कितने प्रकार की विविधता रखते हैं। जैसे जंतु में विविधता होती है, लोगों में भौतिक विविधता में पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाया जाता है। इसलिए हमारे मनुष्यों में भी एक प्रकार की विविधता पाई जाती है। हमारी विविधता सांस्कृतिक होती है, कल्चरल होती है, कपड़ों को लेकर होती है, धर्म को लेकर होती है। ये हमारे एक्सपेक्ट होते हैं। बहुत बढ़िया गुड गुड गुड। और हम जितना भी हमारे समाज में प्रगतिशील होना चाहिए, जितना वो विविधता को संरक्षण देते हैं, समाज उतना ही प्रगतिशील कहलाता है। वेरी गुड इसीलिए हमारे संविधान ने हमें 3 अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान में विविधता के संरक्षण का कार्य किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अपने में आर्टिकल यानी अनुच्छेद का वर्णन किया। हो सकता है आपने सॉल्व बच्चों को दिया हो तो वेरी गुड। जिसको अपना आंसर बाई चांस थॉरली चेक कराना होगी, मैं फिर से होमवर्क में दूंगा। और जो मेरा मोबाइल नंबर है आप लोगों के पास पहुँच ही गया, ग्रुप में मैंने लिख दिया था। और अपने जो नंबर है उसको मैंने टाइटल में भी डाल दिया, पॉलिटिकल साइंस वाले सर, ताकि आपको दिख जाए नाम भाग आते हैं, आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस वाले सर, ठीक है। तो उस पर आप मुझे अपने अपने आंसर लिख के मैसेज कर देना। आंसर की जो कॉपी है उसका बटन दबाना, भेज देना। ये मत सोचना कि वो ख़राब है, अच्छा है, आपने 1 लाइन लिखा है 2 लाइन लिखा है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी क्या अप्रोच रखता है इस चैप्टर से, ही समझिए। पहले आपको एक बार मैं विविधता जो है वो उसकी एक शॉर्ट समरी और दिए देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये और बैठ जाए कि विविधता एक्चुअल में है क्या, डाइवर्सिटी एक्चुअल में है क्या। देखो अब जैसे आप लोगों में से यहाँ कुछ बच्चों ने जो लिखा है उन्होंने ये भी बताया कि वनस्पति और भी चीज़ों में विविधता होती है। लेकिन जब हम विविधता की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट में, तो हमको मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करनी है जो
रहती हैं, जीवित हैं, सांस लेती हैं, चलती हैं, कुल मिला के हमको मानव की बात करें। आप पूरे संविधान में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल यानी कि जो मूलभूत कर्तव्य हैं उसके अलावा ज़्यादातर जानवरों के ऊपर कोई नियमावली नहीं देखोगे, ना ही आपको कोई और अनुच्छेद में जानवरों से संबंधित कोई वर्णन मिलेगा। अब ऐसा इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि संविधान जानवरों की बात नहीं करता, करता है, कहाँ करता है बताऊँगा। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे जो डाइवर्सिटी का मीनिंग है वो थोड़ा व्यापक है, क्योंकि डाइवर्सिटी का यहाँ मतलब ये कि हमारा जो राज्य है यानी कि हमारा पूरा जो भारत देश है उसके अंदर हम कैसे लोगों में रंग भेद को कम कर रहे हैं। उन लोगों से हम कोई रंग भेद नहीं कर रहे हैं। आपने जो आंसर लिखा है वो एकदम एब्सोल्युटली राइट है, इसलिए तो मैंने आप लोगों से लिखवाया, क्योंकि पूरी क्लास का सार जब तक आप लोगों से नहीं लिया जाएगा ना तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। या मान लीजिए मेरी कोई टेक्निक आपके ऊपर फेल होती है समझाने की, तो मैं अपने ऊपर वर्क करके उसको इम्प्रूव करूँगा, लेकिन लगातार आप लोगों की तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट का फीडबैक ही नहीं मिलेगा तब तो दिक्कत वाली बात है। देखो डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है, संविधान में लिखा है जब किसी व्यक्ति से उसके कलर, रंग, जन्म, क्रीड का मतलब समझते हैं, नस्ल हो गई, कलर, बर्थ, क्रीड, रिलीजियन यानी कि धर्म, और बताओ शाबाश, जेंडर और लैंग्वेज, वेरी गुड, और कल्चर, वेरी गुड, और वाह, और क्या चीज़, क्या समझ में नहीं आया? नहीं हिंदी में दोबारा बोलो, तेजी से, हिंदी आती है। अरे खान पान नहीं आएगा भाई, आप लोग सर के लेक्चर में भी खाने पीने के आंसर आ रहे थे आगे से, सर बर्गर और सैंडविच और पता नहीं क्या। देखो डाइवर्सिटी में आप खुद इसका सीधा एग्जांपल आप अपने आसपास से देख लो कि आपके कई मित्रों में से कोई किसी समुदाय, जाति, विशेष वर्ग से बिलोंग करता होगा, कोई लंबा होगा, कोई हाइट शॉर्ट होगा, कोई एवरेज होगा, कोई ज़्यादा गोरा होगा, कोई कम गोरा होगा, कोई सांवले कलर का होगा, तो ये सब डाइवर्सिटी तो है। लेकिन अगर आप ये कहो क्लास के अंदर खड़े होके कि मैं सिर्फ उन्हीं मित्रों को प्राथमिकता दूंगा जिनका रंग गोरा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत चीज़ हो जाएगी, ये तो हम डाइवर्सिटी के अगेंस्ट चली जाएगी। और हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी डाइवर्सिटी का हनन करने वाली कोई बात तो बोली नहीं गई है। यही बात अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय कहते हैं, ठीक है कि नहीं, इस बेसिस पे तो वो अपनी कंपनी के अंदर आपको लगा सकता है कि आप ज़्यादा एजुकेटेड हो या फिर कम एजुकेटेड हो। लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति को इस बेसिस पे लगा ले, अरे नहीं तुम तो मोटे बहुत हो, हमारी कंपनी एक टाइम खाना फ्री देती है, तुम तो ज़्यादा खाना खाओगे, तो क्या ये जस्टिफाइड, ये न्यायोचित है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसी को डाइवर्सिटी यानी विविधता कहते हैं कि जब विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अपने रंग, उनका जन्म, किस जाति या नस्ल से, किस धर्म से, किस लिंग से, किस भाषा से या किस संस्कृति से, किसी से भी आते हों, परंतु भारत के अंदर मिलने वाली सांस्कृतिक सुविधाएं यानी कि शिक्षा, रहन सहन, नौकरी, उन सब में कहीं पर भी उनके साथ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब विविधता तो इसलिए हुई कि विविधता क्या होती है। अब आप समझ में आया? तो वो लोग आंसर नहीं लिख पा रहे थे, इन्होंने भी वर्ड नहीं लिखा, आप थोड़ा बहुत समझ में आया? आप खड़े होकर आप कुछ एक लाइन बताइए कि विविधता क्या होती है, आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसकी एक लाइन बता दो, उसको और भी सामने अरे वैसे कैसे निकालो, बस क्या हुआ, कोई दिक्कत है? खड़े होइए, आप कोशिश करो बताने, ये मत सोचो कि गलत बताएंगे, सही बताएंगे। क्या होती है विविधता? खामोशी, आठ बार नहीं और अच्छा आप आंसर लिखिए, पक्का सेंड करिए। क्या नाम है आपका? यार इंतजार करेगा, कोशिश करना, किसी बात को रिलेटेड या बुरा ना माना करें आपको, बस ये आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है, किसी चीज़ में हमको भी परफेक्ट नहीं। हाँ हिंदी में विचारों में अगर आप कह सकते हो डाइवर्सिटी, लेकिन हमारे विचार जो होते हैं ना, वो जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करते तब तक हमारे होते हैं, तो उस बेसिस पे आप किसी को डिवीजन नहीं कर सकते। और आज भी रंग भेद से विचारों की वजह से टिका हुआ है तो एक्सप्रेस। अगर आपकी बात को दार्शनिक रूप दिया जाए तो आज भी विचारों का रंग भेद अलाउड है, क्योंकि हम अपने मन के अंदर कोई भी बात करके किसी से रंग भेद करके जब तक तो नहीं जान पाते, अगर जान जाता है तो फिर खुद ही नहीं पता।
चैप्टर 6 डाइवर्सिटी के बारे में आप लोगों को जो पढ़ना है, जो मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक में टिक कराया, पहली बात तो आपको पैराग्राफ घर में पढ़ के आना है, ठीक है, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो। विविधता के ऊपर आपको एक परिभाषा मिल गई है, एक आंसर आपको बोल करना है। अब देखो यूपीएससी आपसे टिपिकल चीज़ें नहीं पूछेगा, वो आपसे बस थोड़ा सा चेंज कर देगा प्रश्न को। ये पूछेगा कि विविधता क्या है, क्या आज भी भारत के अंदर ठीक है भेदभाव होता है। अब आप इस पर क्या लिखेंगे, ये लिखोगे तो 0 मिलेगा, ये लिखोगे तो 0 मिलेगा। संविधान बने हुए कितने साल हो गए? संविधान जो है 1949 को लागू हुआ था, 1946 में बना था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये तो होगी रजत प्रक्रिया। उसके बाद आज जितना समय संविधान को हो गया है, उतने समय से संविधान के अंदर हम लोगों ने कभी जाकर के कोई भी प्रोविजन को किताबों में चैलेंज किया। वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी चैलेंज करती रहती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपकी कॉपी में जब भी कोई आंसर हो उसमें आप गवर्नमेंट को या संविधान को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कभी भी अवहेलना नहीं करेंगे। पापा कितने भी खराब हो, बेल्टों से पीटते हो तो पढ़ाई नहीं करते हो, पापा मेरे सबसे अच्छे। मतलब कहते हैं कि देश के पिताजी तो संविधान ही है, उनकी बुराई नहीं करते। अब जब भी यूपीएससी पूछेगा कि भारत के अंदर विविधता होती है, क्या आज भेदभाव होता है, तो आप क्या लिखेंगे? आप सीधे लिखेंगे पहले तो विविधता की परिभाषा बताएंगे, फिर लिखेंगे नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे भारत के अंदर अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, उसके साथ साथ अनुच्छेद 16 और 17 भी आ जाते हैं, जो तो पनिशमेंट देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आप जो है उसके रंग भेद कैटेगरी के ऊपर अगर आप उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर देते हो तो अनुच्छेद 17 तो साफ कहता है कि आपको जेल होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम आ जाता है। तो हमारे संविधान ने जो इतने प्यारे प्रावधान बनाए हैं कि भारत के अलावा ऐसे संविधान के प्रावधान तो हमने पूरी दुनिया में देखे ही नहीं। इस तरीके से आप सकते हैं विचारों का परिवर्तन होता है, इस पर गाँव नहीं हमारी विधायिका है तो बहुत अच्छा लॉ बना दिया है, हमारी कार्यपालिका बॉडी उसको कर नहीं पाती है। ये आप दिखा सकते हो, लेकिन आप ये बात अगर आंसर में लिखोगे तो उनको एक चीज़ ये समझ में आएगी कि ये सर्विसेज में जा रहा है क्रिटिसाइज करने के लिए। आप मेरी बात समझो, अगर आप छोटे लेवल पे दिखाना चाहते हो तो आप तथ्य के बेस पे कह सकते हो। जैसे कि आप मान के चलिए आपकी भारतीय प्रशासन सुधार कमेटी है, आयोग है, वो अपनी हर साल रिपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस रिपोर्ट। आप उसके आंकड़े से दर्शा सकते हैं कि भारत में विविधता का आंकड़ा जो है वो हमारी कार्यपालिका लगातार गिराती जा रही है। उसके पीछे ये तथ्य इस कमेटी की रिपोर्ट को मैं डेफिनेटली, अगर आप देखिए गवर्नमेंट के पक्ष में तो बैलेंस आंसर जल्दी चला जाता है। जैसे ही आपने ये बात लिखी कि भारतीय संविधान ने एक प्रावधान बनाया, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास प्रावधान है, अब वो इस प्रावधान को एग्जीक्यूट नहीं कर रही, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच में चला जाएगा। इसको लिख सकते हो आप, लेकिन ऐसे आंसर से बचें। अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है तब भी आप ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि आप किसी की यहाँ नौकरी करने जा रहे हैं और आप उसको उसी की कमी बता रहे हैं तो उनकी दिक्कत हो सकती है। जी 30-70 का रेशियो भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मैंने जिन लोगों की कॉपियाँ देखी हैं, पढ़ी हैं और जिनसे मेरी बात होती है, लोग सेलेक्टेड हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि 30-70 की नहीं, 0 से 100 का रेशियो लेके चलता है। हाँ, और हालांकि ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन वो ऐसे में ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो निबंध होता है निबंध, क्योंकि निबंध क्या होता है, वो अखबार के ऊपर आर्टिकल से प्रेरित होता है कि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलते हैं तो उनमें जैसा लिखा होता है कुछ लोग उठा करके वैसे चीज़ रख देते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म एथिक्स में, मतलब सॉरी आपका ऐसे में तो चल जाता है, लेकिन आप क्वालिटी वॉलिटी आप बिल्कुल, अगर आप संविधान के अंदर कोई भी अनुच्छेद या कोई भी प्रावधान है या इसके अलावा भी किसी किताब में विविधता की बात हो रही है और वो भारत में लागू है, तो आप उस किताब को देखिए। तो ये चीज़ नहीं, आप ऐसा करिए ना, आप जितने लोग आंसर पे डाउट है, अगर सबके आंसर सुनूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करके अपना भेजिए, नाम और अपना आंसर, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ ना लिखें। बाकी जो भी मुझे लगे कि मार्किंग गुड है, बैड है, एवरेज है, वर्कआउट है, आपको पर्सनली मैसेज कर दूर कर देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल देखिए, अगर आपकी विचारधारा बनी है तो आपकी विचारधारा संविधान बनने से पहले आ जाओ, आपकी विचारधारा संविधान के अनुरूप बैठनी चाहिए, तभी तो आप संविधान का देश पालन कर पाएंगे। अगर आप एक बात
आ जाइए। सर जी ये बेटे का ये वाला बजट काम होना चाह रहे हैं हम लोग करें बिजनेस ये तो उन्होंने गोपाल सर बताया बेटा तो मुझे डाउट नहीं ना, समझ में आया मेरे को क्या होती है। और देखो एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड और इसमें आप नहीं करती है, पर जो जरूरी होता है आप वो निकाल लें। प्री के क्वेश्चन किस तरीके से लिखे होते हैं ये मेरा समझाने का अप्रोच था, और मेन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है ये समझाने का। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विविधता में हाँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहली बार तो आपके पास अगर गया है तो आप उसको लैंग्वेज में इतना कर सकते हैं, लेकिन आप ऊपर की लैंग्वेज भी होना आप ये लिख लीजिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में ठीक है समानता एवं समता की बात की है, और हमारे भारत का सिद्धांत रहा है कि विविधता को लेकर के बंधुत्व और भाईचारा के इसमें इसको लेकर के संविधान में हमेशा जो है प्रावधान है। और आप रिसेंट को एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसमें कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कदम उठाया और जिससे बंधुत्व और भाईचारे की भावना जो है राइट सभी आर्टिकल लिख सकते, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर आपको और आर्टिकल पता है, अगर एक आर्टिकल भी आप लेकिन 14 को आप मिस नहीं कर सकते डाइवर्सिटी मामले में, आप अनुच्छेद 14 को मिस नहीं कर सकते। अच्छा और कोई क्वेश्चन इसमें आगे बढ़ें विविधता से आप पूछ। या आप ऐसे लिख सकते हो कि यदि भारतीय संविधान ने जो है हमको विशेष प्रकार के प्रावधान दिए हैं जो अनुच्छेद 125 है, लेकिन आज भी भारत में सरकारें उन अधिनियमों का पालन करने उनकी व्यवस्थित और सुचारू नहीं है जितना उनसे अपेक्षा करते हैं। ये आप इससे थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े व्यवस्था को लेके पेज का यूज समझ में आ गया क्या करना है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग प्री और मेंस ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। और नोट्स की चिंता मत करना, वो मैं यहाँ पे जब लेक्चर पूरा हुआ करेगा तो PDF बना के डाल दूँगा कि इसमें कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और जो मैंने पढ़ा है। यहाँ बस आप सुनो, डिस्कशन करो, अपने क्वेश्चन लो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। चलो अब छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। ग्रुप ABC का बहुत देर हो गई। चलो भाई ग्रुप A बताओ, तो सॉरी ग्रुप A वाला तो ये ग्रुप C है। ग्रुप A ये बताओ कि आपके पास एक जो है बहुत वृद्ध व्यक्ति आता है, उसकी पेंशन नहीं बनी हुई है, ठीक है, और वो आपसे आकर के कहता है कि मेरा काम आप जल्दी करा दीजिए। वो आपको आ करके अपने पास से ब्राइब ऑफर करता है और कहता है कि मैं तो भाई वृद्ध व्यक्ति हूँ, ठीक है, मेरा काम नहीं हो रहा है, आप मुझसे थोड़ी रिश्वत ले लीजिए, मेरा काम जल्दी करवा दीजिए। आप कराएंगे नहीं कराएंगे? वृद्ध व्यक्ति है, काम करा देंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। चलो एथिक्स से बाहर आ जाओ। भाई यही सुनना चाह रहा था कि एथिक्स का बुखार है, अभी तक नहीं है। अब पहला क्वेश्चन C से पूछो, ठीक है। अब ये बताइए आपके पास में नौकरी के 2 बच्चे आए हुए हैं, 2 व्यक्ति आए हुए हैं, उसमें से एक PhD क्या है, ठीक है, परंतु स्वभाव से क्या है, उसका रंग जो है वो काला, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो है PhD धारक नहीं है, ठीक है, उसकी योग्यता से स्नातक है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट है। अब आपको ये लगता है कि अगर मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि मैं अपनी कंपनी के कार्य से इस आदमी को बाहर भेजूँगा, कितना भी नॉलेज है तो पढ़ा लिखा हो, लेकिन इसके हटन की वजह से कहीं ना कहीं लोग बचेंगे, थोड़ा अंतर करेंगे। और वही मुझसे पूरे व्यक्ति को आगे बढ़ा के जाओ तो कोई ना कोई लोग अट्रैक्ट हुए, इम्प्रेस हुए, तो मेरी कंपनी का फायदा है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो अपनी कंपनी? अब आप बताओ पीछे से आप क्या करोगे? कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अच्छा अब बैठ जाओ। दो प्रकार की नौकरियां होती हैं, एक होती है प्राइवेट और एक कौन सी होती है? सरकारी नौकरी।
ये सबको पता है। प्राइवेट एक होती है आपकी प्राइवेट नौकरी और दूसरी होती है सरकारी नौकरी। देखो प्राइवेट नौकरी में सब है, इसी बात बिल्कुल जाएगी कि वो सब कुछ कर लेते हैं, उन्हें योग्यता के भाड़ में उनको जैसा व्यक्ति चाहिए जो भी लगता है कंपनी के लिए लगेगा वो करते हैं। लेकिन अगर यही अंतर आपसे कोई ऐसी कंपनी करती है कि आप गवर्नमेंट इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ पे सपोज यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए चले गए, ऐसे वो करेंगे, लेकिन एक सिचुएशन बनता है उन्होंने कह दिया कि यू आर ऑसम, आप बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बट वी आर नॉट सेलेक्टिंग, हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपकी जो है वो हाइट साइड नहीं है, हमको चाहिए कम से कम ऑफिसर लगे 12, ठीक है। तो अब आप बताओ ये पब्लिक नौकरी क्या बोले अगर वो फिर भी ये चीज़ करेंगे तो कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत आप न्यायालय में जा सकते या फिर शिकायत कर सकते? यही तो मेरे समझाने का मतलब है कि अगर संविधान हमारे पास है तो वो हम सिर्फ सरकार के खिलाफ और देश के अंदर कोई भी ऐसा पब्लिक का कार्य होगा उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते, प्राइवेट में सब जाएगा। तो एक ही हो गया ग्रुप सी या ग्रुप बी से अगला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हाँ, ये बताइए कि गवर्नमेंट ने एक सर्वे करने के लिए आप लोगों को ऑफिसर बना दिया और सर्वे करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्पष्ट आप लोगों को निर्देश दिए कि आप सिर्फ और सिर्फ शहर के काले व्यक्तियों का ही सर्वे करें। क्या ये सर्वे जायज़ है या नाजायज़ है? लीगल है कि लीगल है? नहीं, वो हम आपके क्वेश्चन पे आपसे पूछेंगे। बताइए लीगल है कि इलीगल है? लीगल है? इलीगल है? क्यों इलीगल है? अगर क्यों? चलो भाई दो तरह के आंसर दिए। अच्छा, अब सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दीजिए। अब सरकार को ये गिनती करनी है कि भारत के अंदर पूरे काले व्यक्ति कितने रहते हैं, ठीक है, उसकी गिनती करनी है, तब हमको सर्वे करना है। भारत सरकार ने बाकायदा लिख के दिया है कि हम इस उद्देश्य के लिए करा रहे हैं, तो भी कर सकते हैं। इसी आधार पर उसके पीछे का कारण बता। देखिए, हाँ बोलिए। भारत सरकार तो बहुत कुछ बोली है, आपकी बात स्पष्ट है, इसीलिए तो सिचुएशन बना के दी जा रही है ताकि आप लोग एक बेसिक लेवल से ये देखें कि दिमाग में गया क्या है, कुछ गया नहीं है। देखिए, अब ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की कि जातियों के आधार पर जनगणना करने की बात करें, लेकिन उसके पीछे भी उनके पास एक संविधान का अनुच्छेद है और वो ये कहना चाहते हैं कि जातियों के लिए नौकरी में जगह, क्योंकि रिजर्वेशन देते हैं तो उसके लिए उनके पास वैलिड करार है, स्पष्ट कारण है। लेकिन काले और गोरे के भेद पे तो आप कर ही नहीं सकते, किस बेसिस पे कर लोगे? और जाति किसी व्यक्ति की पूछना उससे एक अपराध नहीं है, परंतु जाति के आधार पर भेदभाव करना अपराध है। भाई आपसे अगर कोई तहसीलदार आपका प्रमाण पत्र बना के देता है तो उसमें आप लोग अपनी जाति वर्णित करते हैं, वो भी आपकी जाति होती है, ऐसे तो ये भी अपराध हो गया। लेकिन अगर वो आपकी जाति जानने के बाद कह रहे मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, तुम इस कैटेगरी से आते हो, तब गलत हो जाएगा। तो इसलिए जातीय जनगणना जो है वो जाएगा। अब आ जाओ ग्रुप ए, पूछे चलो। अब होता ये है कि ज़िले में एक कलेक्टर साहब आए हुए होते हैं और उनके बारे में आपको ये जानकारी मिलती है, आप देखते हो कि वो अपनी कैटेगरी वालों को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो XYZ कैटेगरी से आते हैं और जो भी व्यक्ति जाता है उनके पास उस कैटेगरी का, वो उसको 100% सपोर्ट देते हैं। बस किसी का टाइटल लगाओ उस सरनेम का, वो पहुंच गया कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब कहते हैं बिल्कुल चिंता ना करो, ये काम तो होगा ही होगा। अब ऐसे में आप बताइए आप लोगों के पास में क्या पावर है, क्या अधिकार है कि आप कलेक्टर जायज़ काम कर रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कर सकते। वो तो कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कलेक्टर हूँ, रोक पाओ रोक लो, राज्य सरकार को सूचित करनी। और क्या कर सकते हैं? मतलब आपके अनुसार जो है व्यक्ति किसी अहदे पे जा करके क्या रंग भेद या ये जो डिफरेंस है भेदभाव का कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल ऐसे। तो यही समझाने का मतलब था कि विविधता में अंतर ना सरकार कर सकती है, ना व्यक्ति कर सकता है, ना ही हम कर सकते हैं। हम क्या मतलब कोई नहीं कर सकते। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट है तो अब तो विविधता का आंसर लिख लोगे कि अभी नहीं लिख पाओगे? अब लिख लोगे। अगर मान लीजिए मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा आड़ा और तिरछा आ जाए कि हमारे भारत में यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी की, सॉरी हाँ यूनाइटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती है, ठीक है,
तो जो यूनिटी की बात की जाती है, यानी कि एकता की बात की जाती है, विविधता को उसका स्पष्टीकरण दो, जस्टिफाई करो, तो आप लिख लोगे। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत के अंदर जातीय आधार पर जो जनगणना हो रही है वो जायज़ है कि नाजायज़ है या इलीगल है, क्या है, तभी लिख लोगे। अगर एथिक्स के पेपर में केस स्टडी आ जाए कि कोई अधिकारी किसी को जातीय आधार पर ज़्यादा समर्थन दे रहा है, इसका उत्तर दे लोगे। प्री में क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से अनुच्छेद में पूछी जाती है और समता एवं समानता की बात होती है, विविधता की बात होती है, तब कर लोगे। इतने में कोई डाउट? विविधता के पीछे का इतिहास समझ में आ गया कि कैसे भारत गुलामी से बाहर आया एवं अन्य देशों को हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा, समझा, इसके बाद विविधता को बनाया। अब इंटरव्यू में पूछा जाए क्लास 6 के अंदर पहला चैप्टर एक में होता है, तो भी इंटरव्यू में जवाब दे दो। यहाँ तक कोई डाउट हुआ? यानी कि विविधता को लेकर के आपको कोई डाउट नहीं, अभी भी है तो अभी भी। हाँ सर, जैसे कि हमने जाति की बात की, हम आ जाते हैं धार्मिक बात, हिंदू रिलीजन है, तो सर जैसे कि राष्ट्रगान बनाया गया है, उनको गीत बनाया गया है, वो सारे धर्मों और जातियों पर, मतलब सारे धर्मों पर लागू होता है। अच्छा क्वेश्चन सुनो, आंसर आपके लिए। तो सर जैसे कि मतलब एक किसी का वो नहीं करना क्वेश्चन है कि अभी कुछ घटना हुई है यहाँ, मैंने राष्ट्रगान हुआ, वो स्टैंड नहीं की, खड़ा होना चाहिए था, उससे पूछा गया कि क्यों नहीं लोग खड़े हुए, तो वो कह रहा है मेरे धर्म में ये नहीं लिखा है कि मैं खड़ा। तो सर ये भी तो एक विविधता का पार्ट भी, इसमें मतलब ये जो है समान जो हमारा आर्टिकल 14 है उसका उल्लंघन हुआ है। देखिए, आपने जो बात कही है उसके पीछे मैं दो बातें कोट करना चाहूँगा। आपका सवाल ये है कि कुछ लोग जो है जैसे धर्म के बेसिस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रगान होता है तो कुछ लोग खड़े नहीं होते, तो इनका मानना ये है कि ये कहीं ना कहीं धर्म के प्रति डिसरिस्पेक्ट हो गया, ये भी तो अवहेलना हो गई। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लो, फिर आप आंसर कर पाओगे। देखिए, इससे संबंधित जो है केस है बिजोई नहीं, ये समस्या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने कुछ देखी होगी। उसमें क्या होता है कि सीबीएसई जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर डेली सुबह सुबह उनकी मॉर्निंग में अपनी क्रिश्चियन प्रेयर्स होती हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियन प्रेयर के बाद वो लोग शपथ सेरेमनी भी करते हैं, फिर राष्ट्रगान भी करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि विजय मेमोरियल की तरह में वहाँ पर जो स्कूल होता है ये साउथ में होता है, ठीक है, आई थिंक कर्नाटका का केस है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ बच्चे उनका जो डेली प्रेयर होता है उसे स्किप कर जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद में उनकी पिटाई लगती है, पिटाई लगने के बाद अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो पेरेंट्स उनके जब आते हैं तो उनके सामने ये बात रखते हैं कि भाई यहाँ तो नहीं खड़े, ये तो हमारे धर्म में नहीं है। अब सवाल ये आता है, आप सब बैठे हुए मुझे ये बताओ कि भारत का धर्म कौन सा है? अपने इंडिया का धर्म है कौन सा? रिलीजन है कौन सा इंडिया का? किसी को आज डाउट हो कि हमारे भारत का धर्म हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियन है या पारसी है, तो ऐसा कोई डाउट हो तो बताएं। सवाल मेरा फिर से वही है कि भारत का धर्म कौन सा है? राधे राधे कौन बोल रहा है? साइलेंट कर दो या इम्पोर्टेंट तो आप रिसीव कर सकते बात है। अब इनके वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन है उसका बेस बना रहा था, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 संविधान के अंदर है। इसमें आपको इस बात का लॉजिक और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि हमारे भारत का कोई भी धर्म नहीं। ये हो गया वैलिड प्रमाण हो गया, ठीक है, जिससे आप चेक कर सकते हैं। हमारे भारत के अंदर उन्होंने ये कहा कि जिसका जो धर्म मानने का मन करे माने। अब जब केस की रूलिंग आई थी तो जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे उन्होंने ये कहा था कि कहीं भी राजस्थान बनेगा आप खड़े हो। अब इसमें क्या हो गया था कि कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल एजेंडा दे दिया, पहली चीज़, और दूसरी दिक्कत ये आ रही थी कुछ वृद्ध लोग थे जिनको कुछ समस्या होती है, खड़े नहीं हो पा रहे थे। अब ऐसे में आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि जो व्यक्ति किसी बीमारी के चलते बैठा हुआ है क्या उसके दिल में देशभक्ति की भावना नहीं है? तो ये मामला दोबारा से कोर्ट के डायरेक्शन के लिए पहुँचा। तब कोर्ट ने ये कहा कि आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप खड़े होकर सम्मान व्यक्त करें, खड़े होकर सम्मान व्यक्त करें, परंतु किसी की भावना जो लोग खड़े हो रहे हैं आप उनको नहीं रोक सकते। तो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो लोग अगर खड़े नहीं हो रहे हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट तो तब मानी जाती, निंदनीय तब माना जाता है जब भारत का एक धर्म होता है। हम ये कहते हैं कि भारत का धर्म है जिसको अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अंदर लाना चाहिए और ये लोग उसकी अवहेलना कर रहे हैं। कोई धर्म नहीं। आज तक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, धर्म के नाम की जो लड़ाई है, हम उनको स्पीच के माध्यम से, अनुच्छेद 19 के माध्यम से क्यों नहीं रोक देते हैं?
कि आप कोई भी धर्म के ऊपर कोई स्पीच ना दो। क्यों? क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं, वो तो स्पष्ट कह देंगे कि आपके दिल में राष्ट्रगान के प्रति भावना है, आप मानते हैं, या आपकी देश के प्रति भक्ति है, मेरी किसी और धर्म के, किसी और मजहब के प्रति भक्ति मैं नहीं मानता, मेरा रिलीजन इस बात में मुझे परमिशन नहीं देता, तो वैलिड मान लीजिए, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। यही तो हमारे भारतीय संविधान की आप इसको अच्छाई कहो और बाकी दूसरे लेवल समझ सकते हैं। बिल्कुल मौलिक कर्तव्य तो देखिए हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर हम देखो जो ये बात सही कह रहे हैं कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है उसमें आपके ऊपर करने के ऊपर आप करो या ना करो, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सरकार ये दे देगी कि आप उसकी अवहेलना ना करो। और इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हैं? आया समझ में? रिलीजन के ऊपर नहीं आया, और अगर डाउट हो तो आप इसका रिलीजन नंबर का केस थोड़ा देख लेना जो आप स्पेसिफिक लाइन चाह रहे हो, और फिर भी ना हो मैसेज के लिए आपकी बात सही है। देश होती तो मान अगर उन्होंने राष्ट्र लेकिन अगर आप वैसे तो ये फिजिकल प्रिंसिपल टू क्लियर होने के लिए टाइम होगा, लेकिन ज़्यादातर सिनेमा लोगों को शुरू नहीं करें। अब आप कुछ करें क्या प्रैक्टिस है सर चॉइस होती है सबसे बड़ी बात। खैर अब आगे बढ़े विविधता से, बहुत हो गई विविधता। और कोई डाउट है किसी को डाइवर्सिटी पे? जब आप लोग मंडे में आएंगे तो आपके जो भी रिलेटेड डाउट अगर रहेंगे, ठीक है, जैसे इस चैप्टर से, तो आप एक अपने पेपर के जो साइड में मैंने लाइन ड्रॉ कराई है ना, आप इस पर अपने डाउट जो भी आपके दिमाग में आते हैं आप लिख लिया करो। बाई चांस अगर आपको यहाँ से आंसर नहीं मिला है तो आप डाउट का रखा करो अपने पास रिकॉर्ड, हम लोग उस पर डिस्कशन करते रहते हैं। क्योंकि आगे भी ऐसे जब हम आर्टिकल के ऊपर पढ़ेंगे ना, ये जो हमारे आपके मौलिक अधिकार है, तब आपको कई चीज़ों के आंसर और स्पेसिफिक मिलेंगे, जो चीज़ हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे आपको जानेंगे। ठीक है, एक ब्रेक ले लो 2 मिनट का, 1 घंटा तो नहीं गया। चाहिए ब्रेक? नहीं चाहिए? बच्चे थोड़ा सा उबासी बासी ले रहे हैं, ठीक है? नहीं 1 मिनट का नहीं, वैसे भी 12:15 बजे आपको मेरे जो लेक्चर उसमें कितना टाइम लगेगा? 12:06 हुआ है शायद, मैंने 11 पे शुरू किया था, वीडियो पे टाइम दिखा रहा होगा 12:30 तक का टाइम है। पानी वाली पीना किसी अभी भी कोई डाउट हो विविधता पे तो बताइए। आप कोई डाउट नहीं? सरकार के हिसाब से, एग्जीक्यूटिव के हिसाब से, सबके हिसाब से देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल 17 की। बेयर एक्ट तो होगा नहीं अभी किसी के पास, बेयर एक्ट तो अभी आप लोगों ने लिया नहीं है, कोई बात नहीं, अपने मोबाइल में, हाँ अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप ले आए करो। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर हमारी जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको बचाने के विभिन्न प्रयास किए गए। कैसे किए गए? अब जब अनुच्छेद 14 है, समानता है, तो हर कोई तो इतनी जल्दी आसानी से संविधान के नियमों का पालन करने लगे, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। जाहिर सी बात है कि कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। कोई कहेगा अरे हम कैसे समानता दिखा दें, हम तो ऊँचे हैं तो ऊँचे रहेंगे। कोई कहेगा हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम कैसे समानता दिखा दें, उसको कुछ आता नहीं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो है वो डाइवर्सिटी के साथ हमेशा होता रहेगा। इसलिए संविधान ने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेके
ये है हमारे फंडामेंटल राइट। अगर अभी किसी को नहीं पता ये क्या फंडामेंटल राइट है, सर ने क्या लिख दिया, नो डाउट हम इसको आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। लेकिन इसी में से एक निकल के आता है बेसिक अनुच्छेद, जिसका नाम है अनुच्छेद 17। ये बात कहता है कि आप किसी से भी एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है, यानी कि बात कह रही है आप किसी से भी अगर उसके रंग, जाति, भेद या उसके जो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे लिखाया था, बर्थ था, कलर था, क्रीड था, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ था, ओरिजिन था, ये सारी चीज़ें, इनके हिसाब से अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं और अगर आप समानता का पालन नहीं करते हैं तो सरकार स्वयं से या किसी व्यक्ति की शिकायत पे इस अनुच्छेद के उल्लंघन के तहत आपको सजा, ये चीज़ क्लियर होगी। क्योंकि ज़्यादातर जो प्री में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो वो ऊपर यही लिख देते हैं, इसका सीधे टाइटल लिखेंगे और नीचे आपको 3-4 अनुच्छेद दे देंगे। वो आपसे कभी भी डायरेक्टली अनुच्छेद तो पूछते नहीं वैसे, लेकिन कभी कभी ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर में आते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं, तब आप अनुच्छेद 17 की बात करेंगे। अच्छा, बिल्कुल कर रहा है अनुच्छेद 14 और नहीं, आप समझे नहीं, ये जो अनुच्छेद 17 है ये डाइवर्सिटी यानी कि विविधता यानी कि आपकी समानता को बचाने की प्रोटेक्शन, मतलब पनिशमेंट क्या होगी जब आप इसकी अवहेलना करें, तब की बात है। और वो ये कहता है कि आप समझा अवहेलना की बात करें, आप समझ रहे हैं। अच्छा, इसी से पहले अवहेलना का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ है किसी चीज़ को नहीं मान रहे, जैसे अनुच्छेद 14 कह रहा है कि आपको समानता का पालन करना चाहिए, लेकिन आप समानता का पालन नहीं कर रहे तो उसकी अवहेलना हो जाएगी नहीं, अनुच्छेद 17 बात करते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 17 के बेसिस की बात की गई। आपका अगला चैप्टर है क्लास 6 का, देखिए क्या चैप्टर है, विविधता में विविधता एवं भेदभाव। जिसके पास बुक हो उनको ओपन कर लीजिए, मैं इसको टिक करने के लिए आपको क्या पढ़ के आना है ये बता दे रहा हूँ, आपको पढ़ाइएगा। क्योंकि आर्टिकल 17 आपको तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा आप इस चैप्टर का जिस्ट ले लेंगे, वरना आपको लगेगा अनुच्छेद 17 कहाँ से क्या पता है, ठीक है। देखो ये दिया है इनकी बुक में पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर मेंशन नहीं है, इसके बाद 16 है तो 15 ही होगा, ठीक है। इसमें आपको जो पहले यहाँ पर ये फ्रंट पेज है इससे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 16 पे। 16 में ये जो बॉक्स है इसको आपको अवश्य पढ़ना है। हाँ, पेज नंबर 16 पर हो सकता है कि मैंने स्लाइड भेजी है वो लेटेस्ट है 2021 की है और ये शायद उससे भी लेटेस्ट आ रही है, तो पेज नंबर आगे हो सकता है कि यहाँ पर, ठीक है, पूर्व, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी हेडिंग है ये आपको जरूर करिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, वेट कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि पेज नंबर 16 पे जो ये बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को आप इम्पोर्टेंटली कर लीजिएगा, ये बॉक्स आप, ठीक है। पेज नंबर 17 पे आ जाइए और इसमें एक हेडिंग है लड़के और लड़की में भेदभाव, क्योंकि आज भी हमारे समाज की प्रॉब्लम रही हुई है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से आ जाता है। इसमें ये बताया जाएगा कि अनुच्छेद 14 और बाकी अनुच्छेदों को होते हुए भी भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे आ जाइए और ये सबसे इम्पोर्टेंट है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, हाँ रूढ़िबद्ध शादी होने के बाद लोगों ने लोग बिना दिए करेंगे, लेकिन वो कहते नहीं, हम दूरी बात नहीं, हमारे दादी की दादी की दादी उन्होंने देखी नहीं, तो ये दूरी बात नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 20 पे आ जाइए, असमानता एवं भेदभाव भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे भेदभाव का सामना करने पर ये भी आपको पढ़ना है, संडे होमवर्क हो जाएगा। और उसके बाद
पेज नंबर 22 पे एक बॉक्स मिलेगा जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिखा हुआ है, तो जीवन परिचय लिखा हुआ है। तो ये तो आप अपने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप पेज नंबर 24, समानता के लिए संघर्ष क्या है। समानता के लिए, जो लोग एनसीईआरटी नहीं आए परेशान ना हो, ग्रुप में मैं डाल दूंगा जी। नहीं आप कटिंग कर दो, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं ना वो भी डाल दो, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का, बच्चों को वरना दिक्कत होगी। चैप्टर 2 में आपको बेसिक चीज़ें इतनी पढ़नी, ठीक है। अब देखो आपको आप क्या करना है, कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट होगा कि सर एनसीईआरटी से नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना। ये भी लोगों के दिमाग में रहता है कि एनसीईआरटी से नोट्स को बनाएगा। पहली बात तो ये, अगर एनसीईआरटी आप किराए की लिखना है तो उससे मांगने नहीं करेगा, और एक हाईलाइटर चाहिए, ठीक है। और हाईलाइटर से जितनी भी चीज़ें हाईलाइटेड है उसमें करके दूंगा आपको, जो पीडीएफ दोबारा से मैं दूँगा, तो उसमें जो जो चीज़ें हाईलाइटेड है वो आप कोशिश करना कि कम शब्दों में अपने नोट्स में लिख पाओ तो लिखो। जैसे जो पहला पार्ट है विविधता, अगर आप उसको A4 के आधे पन्ने में पूरे चैप्टर की समरी लिख सकते हो तो नोट्स बनाओ, अगर नहीं लिख सकते हो तो नहीं। ये बात क्लियर हो गई। अगर आप विविधता वाले पार्ट को पूरे A4 पृष्ठ के आधे हिस्से में लिख पा रहे हो तब आप नोट्स बनाएंगे, वरना आप नोट्स नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात आपको एक और भी करनी है कि आप यूपीएससी के प्री के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, और अगर नहीं मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा मैं ही अपलोड करूँ, उसमें सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन लगाना यूपीएससी प्री के शुरू कर दो, चाहे वो टॉपिक यहाँ पर भी कवर हो या ना कवर हो। क्योंकि क्या है कि अगर कहीं पर भी ऐसे एमसीक्यू की बात होती है जो आपने कवर किया है तो आप उस क्वेश्चन को अपने पास हाईलाइट करके अपने कॉपी में लो, और ये देखिए कि जो चीज़ यहाँ पर पढ़ी जा रही है उसको कंसेप्ट मैच हो रहा है या क्लियर हो रहा है या नहीं। अगर नहीं मैच हो रहा है तो आप दूसरी चीज़ ये है कि मेंस के आंसर का डिस्कशन जो है ईयर वाइज वो मैं यहाँ पर करूँगा ही करूँगा, लेकिन आप लोग तब भी मेंस के क्वेश्चन प्रीवियस एक बार अपने आप देखते थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या टॉपिक लिखना है वो और लिख लीजिए, जो आपको घर से लिख लाना है। हाँ लिखी नहीं रहेगा यार नहीं, इसको अगर आप इवेल्यूएट कराना चाहें बनना तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए। भारत में लिख लीजिए, भारत में प्राचीन काल के उत्तर वैदिक इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है। पहले हिंदी वाला बोल रहे हैं, ठीक है। भारत में प्राचीन काल के उत्तर वैदिक काल से लेकर भारत की आज़ादी या स्वतंत्रता तक विविधता पर अपनी राय दें। इसमें आप अपने पॉइंट लिख सकते हैं, जो भी आपको फोरम ओपन है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर अपनी राय दें। ये देखना है इन शॉर्ट कि आपके मन में विविधता को लेकर आप इंग्लिश वाले लिख हैं, इसकी अगर आप वर्ड लिमिट अगर अपनी तरफ से लेना चाहते हैं तो इसमें आप A4 का फ्रंट वाला पन्ना, तो ये पूरा फ्रंट वाला पन्ना है, इसको आप भरेंगे और ये पीछे भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे, सिंगल A4 शीट दोनों साइड ये पूरा भर सकते हैं, ये पूरा भर सकते हैं। हाँ और अगर 250 कर लेंगे तो आप इंग्लिश वर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। आप दूसरी चीज़ इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। From ancient India, from ancient India
define the justification of diversity till independence era. Justification of diversity till independent era. जी, till independent era. Give your own opinion.